ये टॉपिक पे एमसीक्यू धक्काधक बहुत मस्त बनता है। हाँ, एंड हाँ, जो भी गेट में इंटरेस्टेड है, ये टॉपिक गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो गया। यस सर। ओके, चलो आगे पेज पे जा रहा हूँ। अरे यार, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है यार? ये तो थोड़ा सही है। जल्दी। All right, I hope everybody is done. एक मिनट। Okay.
Sir, every time we have to make this diagram यस यस, ये in the नहीं बनाएंगे तो exam also. यस यस यस, ये ऐसा नहीं कि इसको अपने को रफ पे बना के करना है, इसको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, अनलेस इट इज एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू में आप रफ पे करके आराम से फटाफट आंसर निकाल लो, सब्जेक्टिव में ये दिखाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव तब होगा जब ऑनलाइन होगा, अगर ऑफलाइन हो रहा है तब तो पूरा सब्जेक्टिव ही होगा। डन सर। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अब अगर किसी का बच्चा है तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, काफी टाइम हो गया। एक मिनट है, एक सेकंड। ओके चलो हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, वन सेकेंड, ओके क्वेश्चन नंबर 1 का बी। इसमें एक अच्छी चीज है वो मुझे बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सबको देखना है, और आप लोग प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा, नहीं तो पीछे बार बार आना पड़ेगा। इफ एक्स इज नॉर्मल वेरिएट विद मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 4, पेज भी लिख दे, पेज 185 है ना। हाँ, एक्स इज अ नॉर्मल वेरिएट with mean कितना दिया है, mean is 10 and standard deviation is 4. The moment you know all this, you will straight away go for SNV. SNV का formula is what? Z is equal to x minus m by sigma. So that means Z formula is going to be x minus 10 divided by 4. Now there are several questions again involved in this. इसका जो first part है ना A वाला, वो मैं पहले नहीं करूंगा, पहले आपको बी और सी वाला बता देता हूँ। बी और सी बोल रहा हूँ, मतलब सेकंड एंड थर्ड। सो सेकंड देखो क्या है, 5 और 18 के बीच में, और नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू 12। पहले सेकंड मैं बता रहा हूँ, 5 और 18 के बीच में चाहिए। यहाँ पे ना आपको लेस के साथ साथ इक्वालिटी भी दिख रही है, तो पहली ये बात ध्यान रखना, लेस और ग्रेटर मैटर करता है, यहाँ पे इक्वल मैटर नहीं करता। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रहे, ये इक्वल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्क्रीट में फर्क पड़ता है। सो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू डाल देंगे जो भी ये रेंज दिया है वो। सो 5 है पहला, एंड देन आई विल पुट एक्स इज 18 वेयर इन इक्वेशन नंबर 1 बोले तो ये। सो पहला आपको Z1 क्या मिलेगा, 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा ये, -5 डिवाइडेड -1.25 ना। कैलकुलेशन आप लोग भी चेक करते रहना। x क्या है यहाँ पे 18, सो 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज गोइंग टू बी 2। सो आपको दो वैल्यूज मिल गए, फटाफट इसका बेल कर्व बनाएंगे। एक वैल्यू नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, सो नेगेटिव वाला लेफ्ट साइड में जाएगा, सो -1.25 सपोज यहाँ पर है, और 2 वो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में आएगा। तो इसके बीच का एरिया चाहिए, ऐसा फटाफट पेन से शेड करके खाली दिखा देने का। सो नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट दिस एरिया, सबको मालूम ही है वो, फटाफट मेरे को खाली वैल्यू बता दो आप। इसका z के लिए क्या आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ पहले 1.25 z और यहाँ पे 2। तो सबसे पहले टेबल में आप देख लो चाहिए तो 1.25 के लिए, 1.25 के लिए देखो एरिया क्या आ रहा है 1.25, तो 1.2 और 5 यानी उसके जस्ट सामने वाला ये 0.3944,
बराबर है ना। और 2 के लिए देखो क्या आ रहा है, 2 के लिए कैसा देखेंगे यार इसमें, 2.0. 2.0. यस 2.0 बोले तो ये वाला, तो उसका हो गया 0.4772, 0.4772। अब इसका टोटल कर देता हूँ, 4 2 6 7 4 11, 0.8716। ठीक है, ये आ गया मेरा वैल्यू। सिमिलरली थर्ड वाला क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 पूछा है। इक्वल का कोई मैटर नहीं करता, तो आप जानते ही हो। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल सब्स्टिट्यूट x एज 12 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये सर वैल्यू आपने डाल फर्स्ट देता हूं। कराया क्या इसका, वो मॉड नहीं वाला जो दिया? नहीं, फर्स्ट अभी नहीं कराया, फर्स्ट मैं यहाँ पे साइड में कराऊंगा, वो फर्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसके लिए, सो रोका है अभी, सस्पेंस। x less than equal to 12. अच्छा लेस देन है क्या, ओके ओके। सो 12 माइनस 10 ये कितना हो गया भाई, 2 डिवाइडेड बाय 4। सो यानी z का वैल्यू आया 0.5। अब ध्यान देना, ये अलग सिचुएशन बन गया, ये वाला अपने को पिछले क्वेश्चन में नहीं दिखा था, बट इसके जैसा दिखा था शायद। देखो z का वैल्यू है 0.5, ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो राइट साइड में आएगा। अब अपने को कौन सा वैल्यू उसने बोला है, x लेस देन और इक्वल टू 12 बोला है, यानी z लेस देन और इक्वल टू 0.5, यानी 0.5 से लेस लेफ्ट साइड में जाने का है। तो लेफ्ट साइड में कौन सा एरिया होगा, ये फुल टू एरिया। अच्छा हाँ, लास्ट टाइम ये आया था। अब ये तो आप जानते हो ना फुल टू एरिया ये कैसे मिलेगा, ये वाला फुल कितना है 0.5, समझ रहे हो ना। और फिर ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, ये z का वैल्यू 0.5 जाकर देखो टेबल में, तो चलो 0.5 कहां है, ये रहा 0.5, इसके सामने वाला 0.1915। समझ गए, कोई डाउट। यहाँ पे एक चीज से कंफ्यूज मत होना, आप सोचोगे कि ये एरिया 0.5, ये वैल्यू भी 0.5, ये z का वैल्यू है, ये एरिया नहीं है, तो उससे कंफ्यूज ना होना। अब इसको ऐड कर देता हूं, ये हो जाएगा 0.6915। किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, है तो पूछ लो भाई। ओके सर पहले के क्वेश्चंस में लेस देन होता था, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, तो सर फर्क क्या हुआ एक्चुअली? कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी यहाँ मैटर नहीं करता, क्योंकि ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस। अब M3 जरा याद करो, M3 में ना इक्वालिटी मैटर नहीं करता था कंटिन्यूअस में। इट्स लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में आप लोगों को, कि सपोज आई एम टॉकिंग टू समबडी ऑन फोन, मैं फोन पर किसी से बात कर रहा हूं, तो मैं 5 मिनट से कम फोन काटूंगा या 5 मिनट में फोन काटूंगा, दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही होता है। तो 5 ये इंटीजर वैल्यू है, कंटिन्यूअस में वो डेसिमल वैल्यूज का फर्क पड़ता है, मेन इंटीजर का फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, तो इसके लिए उसको हम लोग इक्वालिटी को इग्नोर करते हैं। हेलो, ठीक है ना। कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रहे, ये इक्वालिटी मैटर नहीं करता है, नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखो, ये इंटरेस्टिंग है, इसके लिए मैं अलग कलर यूज करूंगा। टफ नहीं है बट थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं हम लोग जाके। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है मॉड ऑफ x माइनस 14 लेस देन 1, इसका मॉड ऑफ x माइनस 14 लेस देन 1, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसके लिए ना वापस से थोड़ा सा M3 का फूरियर सीरीज याद दिलाऊंगा आपको। आप लोग जब भी M3 में फूरियर सीरीज पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन आता था, आई होप यू रिमेंबर। आपको फूरियर सीरीज निकालना सिखाया गया था मॉड x का, X तो उसमें plus X minus X. यस उसमें आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा, दैट आई कैन राइट इट एज माइनस एक्स और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज प्लस एक्स। ये उसका डेफिनेशन होता है। मॉड एक्स को आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, है ना। वही आप लोगों को यहाँ पे यूज करना है, बिकॉज यू कैन सी मॉड इज इन्वॉल्व ओवर हियर। सो इसका मीनिंग क्या हुआ ये प्रोबेबिलिटी का, दिस बेसिकली मीन्स आई कैन consider this x minus 14 as a negative entity or I can consider it as a positive entity. Okay? या तो ये होगा या ये होगा,
ठीक है, अब देखो मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, मुझे एक्स का रेंज चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? माइनस एक्स, ये माइनस को अंदर लेकर जाओ, +14 < 1, और एक्स, ये -14 है ना, उसको राइट साइड में ले लो तो हो जाएगा +14, 14 + 1 क्या हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखो, ये सॉर्टेड हो गया, इसका काम हो चुका है। लेकिन अपने डोकाला त्रास कौन है? ये वाला है, ये तकलीफ दे रहा है अभी भी। सर तो तो इसको हम मेरे को, हाँ जी, दोनों साइड को, सर अपने नेगेटिव वाले में आप दोनों साइड से अगर -1 मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना, फिर अपन 14 वहां हाँ भेज अभी, सकते हो। हाँ अब या तो वहां करो, या फिर मैं अभी यही काम जो आप बोल रहे हो उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में करने वाला हूँ, तो वही सेम ही चीज करने वाला हूँ। देखो 14 उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 -14 बोले तो -13 हो जाएगा, बराबर। इसका काम हो चुका है तो इसको वैसे ही बैठे रहने देता हूं। अब ध्यान से सुनना, रेंज हमेशा एक्स के लिए होता है, माइनस एक्स के लिए नहीं होता। तो यू मल्टीप्लाई बाय माइनस इन दिस, जब भी हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखना। ये काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ये बात सुनो, 2 और 5, 2 5 से छोटा होता है, लेकिन अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो -2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। -2 -5 से छोटा होता है क्या? नहीं, -2 -5 से बड़ा होता है। मतलब कभी भी आप किसी चीज में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो इनइक्वालिटी बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। सो अगर मुझे यहाँ पे ये माइनस उड़ाना था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो लेस बिकम्स ग्रेटर, और ये +13 हो गया। अब ध्यान से देखो, आपने अपने सामने दो बातें बोली, x 13 से बड़ा है और x 13 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक कॉमन बात निकल कर आ रही है, बोलो, आप लोग बताओ। x 13 से बड़ा है और 15 से छोटा है, 13 से ज्यादा 15 से कम, मतलब x किधर है भाई? Between 14 13 and 15. ना ना ना, आप 14 नहीं बोल सकते, डिस्क्रीट नहीं है, ये Between कंटिन्यूअस 13 है। and 15. यस, बिटवीन 13 एंड 15। अगर आप 14 बोल रहे हो मतलब आप तो पोजन डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक में हो अभी, वो डिस्क्रीट में होता है, कंटिन्यूअस में तो 13.1, 13.284 सारे डेसिमल वैल्यूज भी आते हैं। सो वी कैन से बिटवीन 13 एंड 15, समझ गए? अब इसको ना, अगर आपको मैं शॉर्टकट में ट्रिक के तौर पे बताऊं ना, तो इसको ऐसा याद रखने का है। देखो कभी भी कोई आपको मार्केट में ऐसा बोलता है ना, ये गेट में एक बार क्वेश्चन आया था ये, और अभी गेट तो बहुत दूर की बात है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी निकालने को, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने में पब्लिक को बहुत टाइम जा रहा था, जबकि अगर आप ये ट्रिक याद रख लो तो काम हो जाएगा। ये देखो, ये 14 है, ये 1 है, तो 14 - 1 13 और 14 + 1 15, इसके बीच में होता है। यानी इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x किसके बीच में होगा, समझ गए? a - b, a + b। ये गेट का क्वेश्चन है जो अभी आपको बताया जस्ट, और यही एनालिसिस, ये वाली, ये जो बताया ना, ये एनालिसिस स्टॉक मार्केट में बहुत बार यूज होती है, बहुत ज्यादा। अब ये 13 और 15 के बीच में, चलो ये, अब ये तो निकाल लोगे ना यार, ये क्या करके बताऊं मैं? यू कैन, इसके जैसा है, 15 और 18 के बीच में करवाया ना, तो 13 और 15 के बीच में तो कर ही सकते हो आप, दो वैल्यूज डालने का, दोनों के बीच का एरिया निकालने का। ठीक है, सो अगर आप चाहो तो ये वाला कॉपी कर लो या कॉपी कर ही लो अभी, नहीं तो कम से कम गेट में काम आ ही जाएगा।
ओके गाइस, लिसन, ध्यान से सुनना। आपको वेडनेसडे को 6 PM पे आना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चैट बॉक्स में आ गया है, और वापस एक बार मैं डाल देता हूँ, तभी नेत्रा मैम डाल देंगे। तो आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। टाइमिंग उसमें 5 PM दिखेगा, बट 5 PM इज फॉर कंप्यूटर गाइस, ठीक है? तो उनका थोड़ा सा पार्ट बचा रहेगा, मैं वो कवर करूंगा 6 o'clock तक। सो आप लोग 6 o'clock पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? शार्प 6 o'clock पे लेकिन आ जाना। हाँ, उसके बाद जो सैटरडे का इशू है कि सीओए कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो सैटरडे का या आगे का जो शेड्यूल होगा ना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, मतलब वेडनेसडे को मैं बताऊंगा। सो प्लीज मेक श्योर वेडनेसडे का लेक्चर आप मिस ना करें, ठीक है? सो एज ऑफ नाउ यू ओनली कंसिडर दिस कि आपको वेडनेसडे आना है। वेडनेसडे का 80 का लेक्चर थर्सडे को शिफ्ट हो चुका है 5:30 PM, और आपको वेडनेसडे को 6 PM पे मैथ्स 4 के लिए आना है। फर्दर शेड्यूल आपको वेडनेसडे को बताया जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हेलो सर। हाँ जी। सर इस सम का फर्स्ट वाला पार्ट लाइक अलग से क्यों लिखा है, लाइक स्टार्टिंग में क्यों नहीं है? नहीं नहीं, वो अलग से मैं इसलिए लिखा कि थोड़ा सा ट्रिकी था ना, तो मैंने पहले इजी वाला प्रैक्टिस रिवाइज करवा दिया। ये सब अपन ने पहले पढ़ा था ना, तो मैंने एक बार रिवाइज पहले करवा दिया, फिर सीधा इस पे लेकर आया। ऐसा कुछ ये नहीं था, पर पहला बाद में कराया मैंने। हेलो सर। जी सर अपने एंडिंग में लिखा था ना राइट साइड पे पी एक्स माइनस ए लेस देन एक्स माइनस बी, वो फिर से लिख सकते हो आप? ओके। So while making this PDF, would you attach that table? The हाँ page चलेगा, of table. उसको, हाँ उसको फोटो डाल दूंगा। Thank you, sir. वेलकम। इसका कंडीशन ये है, ए एंड बी हैज टू बी पॉजिटिव। ए बी लास्ट लेक्चर का भी अपलोड कर दो सर। हाँ वो भी साथ में डालूंगा ना, पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन में डालूंगा। हो गया सबका? आगे बढ़ू? ऑलराइट, लुक्स लाइक एवरीबॉडी इज डन। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 1 का बी मैंने किया ना, 1 का सी खाली देखो, आप सिर्फ देखो। फॉर अ नॉर्मल वेरिएंट विद मीन 2.5 and SD 3.5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सो एंड सो सो एंड सो। यू वांट मी टू सॉल्व गाइस? टेल मी, दिल से बोलो। आप चाहते मैं No. समझ गए ना? एकदम Yes. शॉर्ट वेट करने का कैलकुलेशन, बस वही है। सो इट्स बेटर हम लोग की अब वर्ड प्रॉब्लम्स में अपने आप को लेके चले। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का डी। If sizes of 10,000 items are normally distributed, ये पहचान है, नॉर्मली वर्ड देखकर समझ में आ गया कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। With mean 20 centimeters and standard deviation of 4 centimeters, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, पहले मैं सीधा इधर जाता हूं और ये जो डेटा दिया है वो डेटा को लिख दूंगा। डेटा लिखते टाइम ना एक स्टेटमेंट हमेशा कॉमन लिखने का। क्वेश्चन 1 का डी है ना, पेज 185। Let x be the normal variate। ठीक है, अब इसका मीन और एसडी लिखने का है। विद मीन कितना दिया भाई? मीन और एसडी बता दो यार। अरे अनम्यूट करने को 20 is mean. 20 is mean. Standard deviation is 4. 4. Okay. Now what is standard normal variate? देखो आगे का क्वेश्चन अपन ने पढ़ा ही नहीं है, एटलीस्ट आधा एक मार्क तो अपने को मिल ही रहा है। x minus m by sigma
So Z will be what? X minus 20 divided by 4. चलो अब ये सेट हो गया, हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे कि भाई उसको और चाहिए क्या। तो सामने वाला आपको पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। वाओ, अच्छा है, प्रोबेबिलिटी मतलब वही डेसिमल में जो आंसर अपना एरिया आ जाता है ना, वही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम सिलेक्टेड एट रैंडम will have size, पहला between 18 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर, दूसरा above 26 सेंटीमीटर। भाई बोलने के लिए वर्ड प्रॉब्लम है, और आपको नहीं लगता 40 क्वेश्चन है ये, सीधी है एकदम। भाई पहला उसने क्या पूछा, साइज बिटवीन 18 एंड 23। साइज बोले तो इधर आपने क्या रैंडम वेरिएबल लिया है, एक्स। मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, बिटवीन 18 23. फिर से वही घिसा पिटा सिचुएशन तो आ गया यार। अब क्या करूं मैं, अभी बोलो सॉल्व करके टाइम वेस्ट करूं क्या? चलो कर ही लेते हैं, पहला वर्ड प्रॉब्लम है तो टाइम वेस्ट कर ही लेते हैं, फटाफट करते हैं। लेकिन Z1 18 पुट करेंगे, 18 माइनस 20 अपॉन 4 मतलब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब माइनस 0.5। ये Z1 हो गया। ये Z2 क्या हो गया, 23 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, सो Z2 विल बी व्हाट, 3 डिवाइडेड बाय 4 बोले तो 0.75। ये बनाया बेल कर्व, Z इज इक्वल टू 0, माइनस 0.5 बोले तो ये आएगा यहाँ पे माइनस 0.5, 0.75 बोले तो राइट साइड में। इसके बीच का अपने को चाहिए एरिया, तो फटाफट मुझे एरिया निकाल के बता दो दोस्त। डायरेक्ट आंसर बता दो, मैं डिटेल में लिख नहीं रहा हूं, जब तक आप बताओगे तब तक लिख ही लूंगा। 0.5 के लिए एरिया बताओ भाई। 0.5859 0.5 के लिए 5859 नहीं आएगा सर, 0.1915। हाँ 1915 ना, नहीं सर, टोटल बोल रही थी। अच्छा टोटल बोल रहे थे, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल। अच्छा ये 0.75 का बता दो, 0.75 का 0.3944। ओके, सो टोटल इज पॉइंट, सॉरी मैम मेरे को लगा पहले वो वाला आंसर बता रहे, 5859। समझ गया, ये प्रोबेबिलिटी है। अब ये प्रोबेबिलिटी का इसका मीनिंग भी समझ के रखो। हाँ, ये इसका मतलब आया, मतलब अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 58.59%। इसका मतलब समझ गए? ये किस चीज की बात कर रहा था, कुछ आइटम्स के साइज की ना, मतलब मान लो आप कपड़े के साइज का बात कर रहा है वो। तो 18 सेंटीमीटर से 23 सेंटीमीटर के बीच का कपड़ा अगर उस पर्टिकुलर गोदाम में मैं जाके देखूं तो वो मुझे मिलेगा, उसका क्या चांस है, 58.59% चांस है। समझ गए? तो ये रियल लाइफ में ऐसे बहुत ज्यादा यूज होता है। अब सेकंड वाला इसमें क्या पूछा भाई, सेकंड वाला, टेल मी वेदर आई शुड बी सॉल्विंग और नो, यू टेल मी। अबाउट 26 सेंटीमीटर्स, दैट मींस व्हाट, x ग्रेटर देन 26, should I solve? No, sir. You can do it, right? Perfect. ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी इसी में निपटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ई देखते हैं। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। In a sample of 1000 cases, the mean of a certain test is 14 and standard deviation is 2.5. Assuming the distribution to be normal, find how many students score above 12 and 15, how many score above 18. ठीक है, चलो मीन दिया है, एसडी दिया है। मैं यहाँ पे कहानी नहीं लिखता हूँ, कहानी लिखना पड़ेगा, एक्चुअली बताना पड़ेगा। एक्चुअल में बात किस चीज की हो रही है, स्टूडेंट के स्कोर की बात हो रही है ना। सो लेट x be the score of a student, of students,
as normal variate. Hello, sir. जी, I guess 0.75 का is 0.2734 if I'm not mistaken. ये अलग आता है क्या? एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक. 0.75 हाँ 0.2734 it is यार. 0.2734 है वो. मुझे गलत आंसर मुझे आंसर गलत बताकर गुमराह करने की कोशिश की गई है. 0.27 लेट मी जस्ट चेक यार. 0.7 आ गया. हाँ 0.75 0.2734. हाँ तो फाइनल आंसर अलग आएगा. 0.464. 4649. ओके ओके, थैंक्स ब्रो, थैंक्स. नहीं तो ये अपना रॉन्ग हो जाता था. इसका मतलब 46.49%. चलो ठीक है, बैक टू दिस क्वेश्चन. इसका मीन कितना दिया है? 14. 14 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 2.5. 2.5. Perfect. So we'll directly go for SNV. SNV is Z is equal to X minus M divided by sigma. So Z will be what? X minus M. M क्या है? 14 divided by sigma 2.5. All right. Okay. Now what are they asking? इसमें भी दो चीज पूछी होगी, अपन एक निकालते हैं. स्टूडेंट स्कोर बिटवीन 12 एंड 15. दूसरा पूछ रहा है हाउ मेनी स्कोर अबव 18. तो इसमें बिटवीन वाला नहीं निकालता, इसमें अबव वाला निकालता हूं. ठीक है, तो इसमें सेकेंड वाला पार्ट में निकाल रहा हूं, फर्स्ट आप करना. सो हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर अबव 18 बोला है. हाँ मतलब ग्रेटर देन 18. ऑलराइट, 18 ही था ना. हाँ, so let me substitute x as 18 in equation number 1. So what I'll be getting z as 18 minus 14 divided by 2.5. That means z is going to be ये हो जाएगा 4 और upon 5 by 2 8 by 5 1.4 नहीं 1.6 नहीं, कितना आएगा यार? 4 upon 5 by 2 मतलब वो हो जाएगा ना 1.6. Yes sir, 1.6. 1.6. ओके, ये z का वैल्यू आ गया. अभी ध्यान देना, इसको मैं बेल कर्व में जब भी डालूंगा, थोड़ा सा जगह बचाना भी है मुझे. सो बेल कर्व में आएगा राइट हैंड साइड में 1.6. नाउ व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 80. दैट मींस z ग्रेटर देन 1.6. बोले तो ये वाला एरिया. नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट दिस एरिया? अपन टेबल में 1.6 देखेंगे ना तो वो ये वाला आंसर देता है. तो क्या करूं मैं? Minus 0.5. 0.5 माइनस दिस आंसर. Yeah. मतलब समझ गया ना? हाँ, ये 0.5 है टोटल और अपने को टेबल में ये वाला मिलेगा तो उसमें से ये निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा. ठीक है, सो आप 0.4442 to 1.6 का आता है. कितना आता है? 4452. 4452. चलो अब इसको सबट्रैक्ट कर देता हूं. सो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट कर दो भाई. 0.0548. Perfect. Guys, this is the probability that I was looking for. But ध्यान से सुनो, मैं ये क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ? जब ये भी सेम था तो मैं ये भी होमवर्क दे सकता था ना. तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का डी जो मैंने करा है ना, इसमें क्या पूछा था? मैं आपको माउस दिख रहा है कि नहीं पता, दिख रहा है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव साइज, ये पूछा था. बट यहाँ क्या पूछा है? ध्यान देना. इन अ सैंपल ऑफ 1000 केसेस, if mean of certain test is 14 and standard deviation is 2.5, assuming the distribution to be normal, find how many students score between 12 and 15. How many score above 18? They are not asking about probability, guys. They are asking about how many. क्या करूं मैं मर जाऊं? Into 1000. Correct. 1000 approximate. Yes, जैसे मैंने पोजान में बताया था. परफेक्ट. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी है. चांस, कितना चांस है स्टूडेंट्स का 18 मार्क्स से ज्यादा लाने का?
तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 1000। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग above 18 will be what? Total number of students which is 1000 into 0.0548. तो ये कितना हो जाएगा भाई? 54.8. 54.8. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेसिमल में नहीं हो सकते, मतलब एक स्टूडेंट का 80%, बाकी कंफ्यूजन है तो उसको अपने को इंटीजर करना पड़ेगा. सो 54.8 से क्लोजर इंटीजर कौन सा है? 55. समझ आ गया सबको? तो इसमें जो मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ा उसमें भी आपको क्या करना है आप समझ गए होंगे. ओके ये रियलिस्टिक एनालिसिस में बहुत बहुत यूज होता है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना. गेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आईटी फील्ड वालों के लिए एरर्स कैलकुलेट करने के लिए और प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए. एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का क्या कॉस्टिंग होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यूज होता है. अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि सब सिमिलर है. अरे ज्यादा छोटा हो गया. ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट तो लिया ही था ना, ये आप कॉपी किया होगा. सो सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ में एंड में शेयर करूंगा ही. ले लिया स्क्रीनशॉट? हेलो एक मिनट. हेलो चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने. अब हम लोग एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एज प्रॉमिस्ड लास्ट टाइम. अब काफी बार हम लोग ने लिया ही है ना. 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं. 7:15 हो रहे हैं शाम. क्या बात है, एकदम जस्ट ठीक हुआ. 7:15 7:20 पे हम लोग वापस मिलेंगे, ठीक है? 7:20 फिर आगे बढ़ाएंगे इसको. 5 मिनट्स ब्रेक.
ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। 7:20 हो गए। चलते हैं नए पेज पे। हेलो सर। हाँ जी, बोलो ना भाई। सर आपको मतलब टोटल 4 लेक्चर्स लगेंगे ना, मतलब वेडनेसडे सैटरडे और अगले हफ्ते का मंडे सैटरडे। यस यस, 4 में हो जाएगा। सर तो आप ऐसा नहीं कर सकते मतलब जैसे अगर आप इस पे लैपटॉप पे ले रहे हो तो सर आप मतलब लिखने का टाइम मत दो, आप मतलब आप ही सॉल्व करो, पीडीएफ बना के भेज दो। तो 4 की जगह 3 लेक्चर में नहीं हो सकता क्या खत्म फिर? करने को मैं कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये पीडीएफ से क्या होता है पता है? इट्स लाइक वैसे तो टेक्स्ट बुक भी है आपके पास, लेकिन ये एक बार पढ़ाने के बाद ना अगर कॉपी करते हैं ना तो अपने हाथ को भी पता होता है कि हाँ ये क्या है, कंटेंट भूल जाते हैं। और पढ़ने आप लोग कब बैठोगे मेरे को पता है, एग्जाम के 4 दिन पहले बैठोगे, तब सब भूल जाओगे तब। नहीं मेरे को सर, भी कर पता ही है। लिखने को लिख लेंगे। अगर सब लोग अग्री करते हैं तो ऐसा ही करते हैं, फिर मैं लिखने का टाइम नहीं देता हूँ। क्या बोलते हो, Yes, sir. चलेगा? नहीं सर, फिर बाद में वो रह जाता है। तो देखो, पूरा हफ्ता है ना लिखने को। डिसिमिलरिटी हो जाती है, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। चलो कोई नहीं, एक काम करता हूँ, ऐसा करते हैं ना, आपका ना मेरा जो चीज मेरे को ऐसा लगेगी ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में होना ही चाहिए, आप गलती से भी उसे मिस ना करो, वो मैं लिखने का टाइम दूंगा। बाकी पीडीएफ ठीक है, या स्क्रीनशॉट। वैसे भी मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देता ही हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये टॉपिक में थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब भी ज्वाइन करोगे ना कॉर्पोरेट, तो आपको ये ट्रेनिंग दिया जाएगा इस चीज का, या फ्यूचर में अगर कभी आप इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग करोगे तभी भी ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ये इनफैक्ट मैं आज लेक्चर आप लोगों को दिखाता हूँ, बाद में एंड में दिखाता हूँ। इसको मैं डेली लाइफ में यूज करता हूँ, कैसे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अभी सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2, सब लोग आ गए हैं ना? Question number 2 है the marks of 1000 students. Now see, this is again about marks. So probably we'll skip this question, but पूरा पढ़ लेते हैं एक बार और आप मेरे को बताओ कि skip करना चाहिए कि नहीं। The marks of 1000 students in an examination are found to be normally distributed. मतलब ये टॉपिक का है। With mean 70 and standard deviation 5. Estimate the number of students. ध्यान देना, यहाँ पे number of students निकालना है, मतलब 1000 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी को। Whose marks will be between 60 and 75, between 65 and 75, more than 75, less than 68. You really want me to do this? No, sir. कर लोगे ना? ओके Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब थर्ड को छोड़ना। हाँ, थर्ड में एक चीज है, ये फिफ्थ वाला जो मेरे को बताना है, उसको छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन पढ़ो पूरा। फिफ्थ वाला खाली छोड़ के आओ। The weekly wages of 1000 workmen, wages समझते हो ना, मतलब पगार, वीकली पगार। 1000 workmen are normally distributed around a mean of rupees 70, इतना कम, and standard deviation rupees 5. Estimate the number of workers whose weekly wages will be, पहला ये डॉलर होना चाहिए भाई, between 69 and 72, more than 75, less than 63, between 65 and 75. फिफ्थ वाला इग्नोर करना, सॉरी फिफ्थ वाला भी देख लो, more than 80, ये फुल स्टॉप के बाद वाला इग्नोर करना। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, सिमिलर है एकदम, बताओ मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. You can, right everyone? Yes. ओके ठीक है। इसमें जो एंड में बोला है ना, वो वाला मैं एक दूसरे क्वेश्चन में कराऊंगा, फिर वापस यहां लेकर आऊंगा, तब बताऊंगा। अभी फिलहाल वो थोड़ा समझ नहीं आएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। फोर्थ भी सिमिलर है तो उसको रीड भी नहीं करते हैं। 186 पे चलता हूं मैं, पेज 186 पे आ गया हूं। अब पेज 186 पे देखो, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों पढ़ा इसको फालतू में, ये भी वही है, देख लो। डन? ओके, फिफ्थ अलग टाइप का है, वो बाद में बताता हूं। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है। सिक्स्थ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो सब लोग। द वेट्स ऑफ 5000 एनसीसी कैडेट्स आर फाउंड, कैडेट्स या कैडेट्स क्या पढ़ते हैं पता नहीं, are found to be normally distributed with mean 50 kilograms and standard deviation 5 kilograms. ओके, आगे मैं बाद में पढ़ता हूं, पहले यहां लिख देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था?
पेज 186 क्वेश्चन नंबर 6. नेत्रा मैम, somebody is in waiting room, एक बार देख लीजिए ना. अच्छा, इस क्वेश्चन में बात किस चीज की हो रही है? वेट की बात हो रही है. वेट, वजन. सो लेट x बी द वेट ऑफ एनसीसी कैडेट. ठीक है, एनसीसी तो आप जानते ही होंगे. तो x वेट है एंड दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है. विद मीन कितना है? अब मीन तो आप समझते हो ना, M3 वाला है, यानी एवरेज 50 किलो के है. जो 5000 एनसीसी कैडेट्स है ना, 50 किलो एवरेज वेट है उनका एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5 किलो. मतलब मोस्टली लोग 45 से 55 किलो के बीच में है, इसका ये मीनिंग होता है. अब आगे क्या उसने क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा. क्वेश्चन में बोला है टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन it is decided to retain only those having weights between 42.5 and 65 kg. Find the number of cadets that will have to be discharged due to this decision. Meaning समझ रहे हो आप? ये एक एनसीसी कैडेट है, ठीक है, उसमें 5000 एनसीसी वाले हैं बंदे, और ये उनका एवरेज वेट और स्टैंडर्ड डिविएशन है. लेकिन क्या होता है वहां जब परेड वरेड होती है ना, तो कुछ ऐसे होते हैं ना जो धूप में खड़े नहीं रहते, डूस हो जाते हैं, सो जाते हैं. कुछ ऐसे हैं जो जब भी रनिंग वगैरह का कुछ एक्सरसाइज होता है तो भाग ही नहीं पाते हैं. ये बहुत मोटे हैं और ये बहुत ज्यादा पतले हैं, तो इनका नाम खराब हो रहा है. जब भी ये लोग बाहर जाते हैं ना कॉम्पिटिशन्स में, तो इनका नाम खराब हो रहा है. तो इन्होंने क्या सोचा कि यार हम लोग अपना ना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, जरा ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग उनको ही अपने पास रखेंगे जिनका वेट किसके बीच में था, 42.5 एंड 65 केजी. इसके बीच में अगर आपका वजन है तो ही आप इस कैडेट में रह सकते हो, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ेगा. अब आपको पता करना है कि ये जो डिसीजन लिया गया मैनेजमेंट के द्वारा, इसकी वजह से कितने लोगों को, वो एनसीसी का कैडेट 5000 में से कितने लोगों को घर जाना पड़ेगा, घर वापसी होगी, आपको ये पता करना है. अब देखो, ये मैनेजमेंट का काम होता है. कोई भी, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये चीज आप लोग रियल लाइफ में यूज करोगे. ये टॉपिक को ना डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में. अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन मान लो उनके डिसीजन से 5000 में से 3000 लोगों को घर जाना है. भाई आप क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे? आपके पास कैडेट 2000 ही बचे, तो मतलब ही नहीं है ना. तो ये प्रॉब्लम है. तो उनको डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ेगा. ठीक है. सो अब वो चीज मैं कैसे यहाँ पे करने वाला हूँ, चलो देखते हैं. एम और सिग्मा पता है, सो हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z which is x minus m by sigma. z क्या हो जाएगा, x minus 50/5. अब अपने को देखना है कि किसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं. डिस्चार्ज किसको करना है उसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता ना. हो सकता है कोई 100 किलो का बंदा हो, कोई 200 किलो का भी हो सकता है कोई 10 किलो का हो, वो मैं नहीं पता कर सकता. मुझे ये पता करने को हो जाएगा कि 42.5 और 65 के बीच में कितने हैं. सो आई नीड टू कैलकुलेट probability that a particular cadet has weight between these two. ठीक है, 65. चलो, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त? I'll have to put x as 42.5 and 65 in equation number 1. So z will be what? x minus m by sigma. Sorry, ये फॉर्मूला काय को डाल रहा हूं मैं भाई, वैल्यू डालता हूं ना सीधा. x का वैल्यू क्या है, 42.5, m है 50 और सिग्मा है 5. ये कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेट कर लो फटाफट. माइनस 1.5 नहीं आएगा यार, 25 आएगा ना. -1.5. 1.5 आएगा, 6 मेरे को लगा 65 है वो पॉइंट. ओके, सो z2 ये हो गया 65 minus 50/5. यस,
मेरे को आप लोगों का आवाज ना थोड़ा सा ऐसा बम्प हो के आ रहा है, मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. ओके ओके ओके, देखो चलो एक बैकअप बना दिया। अब z का वैल्यू क्या है लेफ्ट साइड में, इट इज -1.5 और राइट साइड में इट इज व्हाट 3। अब ध्यान देना, ये जो एरिया आएगा ना, ये एरिया क्या है, ये कौन से कैडेट्स का एरिया है जिनका वेट इसके बीच में है ना, बीच में, मतलब वो रिटेन्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको मैं डिस्चार्ज नहीं दे रहा हूं, वो रिटेन्ड है, वो रहेंगे हमारे साथ। सो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे होगी, 42.5 से 65 के बीच वाले, यानी z का वैल्यू -1.5 से 3 के बीच वाले। तो चलो पहले 1.5 के लिए टेबल देखो, 0.3849 यही है ना, और 3 के लिए देखो, नहीं 1.5 के लिए अलग था, 1.5 के लिए 0.4332 है, कोई बोल ही नहीं रहा यार। और 3 के लिए क्या आएगा, 3 के जस्ट सामने वाला 0.4987। So the probability is going to be, चलो इसको टोटल मार दो भाई, 0.9319। 0.9319। अब ध्यान देना, ये मुझे क्या मिला है, ये मेरे को प्रोबेबिलिटी मिला है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोबेबिलिटी, आई एम इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ कैडेट्स। सो ये बेसिकली क्या होगा, यहां से जो मैं नंबर ऑफ कैडेट्स निकालूंगा वो कौन से हैं, जिनको मैं छोड़ रहा हूं या जिनको रख रहा हूं? Yes, number of cadets retained will be what? 5000 टोटल कैडेट्स है और ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। सो 0.19319, ये कितना हो जाएगा टोटल भाई? मल्टीप्लाई करो इसको जरा। 4659.5। 4659.5 या ये है ना? हाँ Okay. अब ये 0.5 है, मतलब एक कैडेट को आधा तोड़ के अपने को रखने का है, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, 4660 ले लेते हैं, चलेगा ना? एक को रोक ही लेते हैं, चलेगा, उसका 1-2 किलो ज्यादा रहेगा, वो अपन मार मार के कम कर देंगे। सो 4660 इज द नंबर ऑफ कैडेट्स दैट आर गोइंग टू बी रिटेन्ड। तो डिस्चार्ज कितने होंगे? 5000 में से माइनस करने का। डिस्चार्ज ड्यू टू दिस डिसीजन विल बी, टोटल कैडेट्स है 5000, जिसमें से मैं बाकी मतलब रहने को बोल रहा हूँ इतने लोगों को, सब्ट्रैक्ट कर दो 340 लोगों को मेरे को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। समझ में आ गया? एनी डाउट एनीवन? नो सर। ओके परफेक्ट। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक ऐसा ही रेजिस्टर वाला भी क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। हाँ ये देखो 8 दिख गया, 8th वाला। सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कैडेट वाला अपने को कॉपी करना है, बट मैं बाद में बत कराता हूँ कॉपी, पहले ये देख लो 8th वाला। अ मैन्युफैक्चरर नोज फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस that the resistance of resistors he produces is normal मतलब इंग्लिश वाला नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mu equal to 100 ohms and standard deviation sigma equal to 2 ohms। एक बात ध्यान रखना, ये mu जो नोटेशन यूज हुआ है ना, ये m और mu सेम ही होता है, ठीक है? यहां जो मैं m नोटेशन यूज करता हूं ना, वो कुछ लोग उसको mu से दिखाते हैं, कुछ लोग मतलब m अपने इंडिया में ही चलता है, mu नोटेशन फॉरेन कंट्री में कहीं पे जाओ तो उधर मीन को म्यू से ही दिखाते हैं। चलो म्यू दिया है और ये दिया है, तो यहाँ बात किस चीज की हो रही है समझ रहे हो ना? एक मैन्युफैक्चरर है, मतलब मान लो आपकी इंजीनियर, आपका कोई दोस्त है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको जॉब नहीं मिला और उसने एक रेजिस्टर बनाने का दुकान खोल, मतलब फैक्ट्री खोल लिया, दुकान अच्छा नहीं लगता उसको, एक फैक्ट्री खोल लिया और वो रेजिस्टर बनाता है। वैसे आप लोगों का भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों ने जब भी रेजिस्टर का एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो रेजिस्टर अगर 100 ओम्स लिखा है तो वो 100 होता नहीं है, पता है ना, थोड़ा कम ज्यादा होता है, वो कलर कोड होता है, उसमें एक लास्ट में टॉलरेंस होता है। हाँ यस टॉलरेंस लेवल होता है, तो वो कभी भी आप मिलीमीटर में चेक करोगे ना, वो 100 ओम्स बोला ना तो वो होता नहीं है, कम ज्यादा होता है थोड़ा, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन से आपने बोल दिया कि भाई 2 ओम्स ऊपर नीचे हो सकता है। चलो, what percentage of resistors will have resistance between 98 ohms and 102? अब ध्यान देना, आप मान लो ग्राहक हो, आप गए उस दुकान वाले के पास, फैक्ट्री वाले के पास, आप बोलते हो कि मेरे को 100 ओम्स का 10 लाख रेजिस्टर चाहिए।
आपने ऑर्डर दे दिया और सामने वाले ने आपको बोला है कि भाई 2 ओम्स का स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब ऊपर नीचे होएगा, तो आप बोलोगे ठीक है चलेगा, मेरे को 98 ओम्स के 102 ओम्स के बीच में रहेगा तो भी मेरे को चलेगा। अब आप तो प्रोडक्शन चालू कर दोगे, लेकिन जब रेजिस्टर बन के निकलेगा तो क्या चांस है, यानी कितना परसेंटेज उसमें से इसके बीच का रहेगा और कितना डिफेक्टिव पीस निकलेगा, आपको वो पता करना है। समझ गए? तो वो कैसे पता करोगे? सेम, ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, यहीं पे दिखा रहा हूं खाली। आपको 98 से 102 के बीच का चाहिए ना। अपना z क्या होगा इधर, x माइनस म्यू बाय सिग्मा। यहां मैंने देखो जानबूझ के म्यू नोटेशन यूज किया है, ये उसने भी यही बोला है ना। तो x माइनस 100 अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना दिया है 2। अब इसके बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए भाई, तो समझ गए ना, 98 और 102 के बीच का चाहिए। कैलकुलेट ही कर लेते हैं फटाफट भाई। बोलो 98 डालोगे तो क्या आएगा z1, इधर 98 डालो, सोच रहे हैं -1, यस। 102 डालोगे इधर पे तो 102 माइनस 100 अपॉन 2 1। बेल कर्व में डालो फटाफट इसको, -1 से 1 के बीच में, यानी इसके बीच का एरिया बराबर। तो -1 के लिए क्या देखोगे, 1 देखोगे, इसके लिए भी क्या देखोगे, 1 देखोगे। तो आप 1 का आंसर देखना टेबल में जाके, आंसर आपको आएगा 0.3413, ये आएगा शायद, ये बहुत फेमस वैल्यू है तो Yes, इसका sir. हाँ सर। वही आ रहा है ना, ये बहुत फेमस वैल्यू है, बहुत बार आता है। सो 0.3413, ये इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, तो कितना हो गया, 0.6826 हो गया ना। 0.6826, हाँ। यस, अब इसको परसेंटेज में सोचो, क्योंकि इसने परसेंटेज पूछा है, तो 68.26% है ना। Yes. चलो पीछू जाके दिखाता हूं आपको, आंसर यही है, देख लो, देखो आंसर नीचे लिखा है उधर 68.26। देख के अपन ने सॉल्व कर दिया। अब यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में डाल दिया जाए ना तो बच्चा गाली देता है, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में कौन डालता है। अरे देखो ना, इतना इजी तो है, 2 मार्क के लिए एमसीक्यू में आ सकता है ना यार, अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो। ठीक है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन सबको एमसीक्यूज में भी, ऑनलाइन एग्जाम के केस में। बता देता हूँ पहले इसको। ओके, अब थोड़े मैं अलग टाइप के बताऊंगा, बट एक मिनट देख लो, ये है क्या। देखो 11th भी सेम है, 10th डिस्कार्ड करना, 10th गलती से यहाँ पे आ गया है, 10th इस टॉपिक का क्वेश्चन ही नहीं है, पता नहीं कहां से यहाँ पे आ गया। ओके, ये सब सेम सेम है। ठीक है, अब एक काम करो, पहले इसको कॉपी कर लो फास्ट, ये कैडेट्स वाला फास्ट, एकदम खतरनाक वाली स्पीड में आओ। Done. अरे अरे वाह, ये कौन सा स्पीड था भाई। चलो समृद्धि ने बोला डन, और समृद्धि ही बोल रही थी नहीं लिखने का टाइम देना, तो इसका मतलब सबका हो गया रहेगा शायद। आगे बढ़ू, पीडीएफ तो आ ही जाएगा। रुक जाओ ना। ओके, ठीक है। जल्दी गाइस, जस्ट 1 मिनट फास्ट।
Done. Done. Okay. All right. So 1 minute. 1 मिनट से कम में करो मैडम. मैडम फटाफट. So done. ओके. चलो ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब एक और ट्विस्ट आपके सामने ला रहा हूँ. ट्विस्ट अगर आपको याद होगा तो मैंने एक सिचुएशन के टाइम आपको बोला था कि ये मैं बाद में बताऊंगा, रिवर्स प्रॉब्लम. तो अब वो आ रहा है. सो पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूं. सी पेज 187 पे क्वेश्चन नंबर 14 देखना. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोला है द मंथली सैलरी इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन is normally distributed with mean rupees 3000 and standard deviation of rupees 250. यहीं पे रुक के जरा सिचुएशन को समझो. मंथली सैलरी की बात हो रही है, मतलब एक्स क्या होगा सैलरी. जैसे उधर स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात होती थी, इधर सैलरी की बात होती है. इन बिग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये टॉपिक का क्वेश्चन है. मीन आपको दिया है 3000 रुपए, यानी एवरेज सैलरी. ध्यान से सुनना, एवरेज सैलरी 3000 रुपए है और स्टैंडर्ड डिविएशन 250 रुपया है, 250 rupees. Now question is, what should be the minimum salary of a worker in the organization so that the probability that he belongs to top 5% workers? मीनिंग समझे इसका? कोई समझा तो बताना चाहेगा? टॉप 5% में होने के लिए सबसे कम सैलरी क्या होनी चाहिए? परफेक्ट. यानी ये रिवर्स टाइप का प्रॉब्लम हो गया. ध्यान देना, जो टॉप 5% है ना, अब ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं टोटल, यहाँ पे वो नहीं बोला है ना शायद. हाँ, कितने लोग हैं वो नहीं बोला है. मान लो उसमें 1000 लोग हैं, तो जो टॉप के 5% है ना, सीईओ लेवल वाले समझो, तो उनमें टॉप के 5% में जो सबसे गरीब आदमी होगा, मतलब उनमें सबसे कम कमाने वाला, उसका मिनिमम सैलरी क्या है. अब ध्यान देना, मैंने आपको क्या बोला, बात सैलरी की हो रही है, यानी सैलरी एक्स है, तो आपको एक्स निकालना है यहां पे. जबकि हम लोगों ने ऊपर क्या सीखा है, एक्स अगर आपको दिया है, देखो एक्स दिया है तो ही तो हम लोग सॉल्व कर पाते. तो ये रिवर्स प्रॉब्लम हो गया. सो ये टाइप के सिचुएशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो अपने को यहाँ पे देखना है. तो चलिए मैं शुरू करता हूं. क्वेश्चन नंबर था 14. ऊपर की लाइन चली गई है, एक मिनट. थोड़ा पीडीएफ शेयर करना है ना, तो प्रॉपर होना चाहिए. Question number it is 14 on page 187. Important question. So सबसे पहले तो मैं बोल देता हूं, यहां बात x की जो हो रही है वो सैलरी है. Let x be the salary which is normally distributed, लिख देना, वो छोड़ रहा हूं मैं. With mean कितना दिया है भाई, 3000 रुपए. ठीक है, 3000 रुपए लिखने की जरूरत नहीं है, ये है एवरेज सैलरी. एंड सिग्मा क्या है, 250 rupees. Yes. Now the moment you know all this, simply you will write SNV. क्वेश्चन समझ आए या ना आए, हम लोग ये तो पक्का ही लिखेंगे, x minus m by sigma. That means z is x minus m. M is what, 3000 divided by sigma. Okay, now this is my equation number 1. Okay, अब क्वेश्चन को ध्यान से वापस से सुनो. यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको ये नहीं दिया है कि कितने लोगों का सैलरी इसके ऊपर होगा या उससे कम होगा, बिटवीन ये सैलरी होगा, ये सब नहीं बोला है. आपको सिंपली उसने क्या बोला पता है, मैं यहाँ बेल कर्व में आपको समझाता हूँ. देखो बेल कर्व कितने काम की चीज है. बेल कर्व में आपको ये बोला है उसने कि जो टॉप 5% के वर्कर है ना, जो टॉप 5%, उनका मिनिमम सैलरी क्या है. तो मान लो ये बेल कर्व वो कंपनी ही है. यहां पे मैं आपको क्या बोला करता था, दिस इज व्हाट z इज इक्वल टू, बोलो बोलो, आपको बोलना पड़ेगा, 0 एंड दैट मींस x इज व्हाट, M. m. x is m, यानी x is basically here 3000.
मीन अपना 3000 है। यानी ऐसा समझो कि ये कंपनी में यहां पे वो बंदा खड़ा है जो एवरेज सैलरी लेता है। तो आप बताओ यहां पे जो बंदा खड़ा है उसकी पगार कम है या ज्यादा है? कम है ना। ये एवरेज सैलरी वाली जगह है, तो ये कम सैलरी वाली जगह हुई और ये ज्यादा सैलरी वाली जगह हुई। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। अब मेरे को बताओ इसमें टॉप के 5% लोग कहां होंगे? Right side. साइड में एकदम राइट में ये अमीर लोग होंगे ना यहां पे। समझ रहे हो आप? राइट साइड मतलब यहां पे नहीं, यहां नहीं, यहां पे जो बंदा खड़ा है उसको अमीर बोलूंगा मैं? नहीं, वो तो एवरेज के बाजू में खड़ा है। तो अमीर आदमी कहां होगा? यहाँ पे। अमीर लोग वैसे भी कम होते हैं ना, तो ये देखो कम एरिया है, तो यहाँ पे अमीर आदमी खड़ा रहेगा। सो टॉप के, अगर ये मैं बोलता हूं ये टोटल 100% है, तो 5% तो बहुत छोटा सा दिखेगा। सो आप समझो ये 5% है। ये है वो 5% अमीर लोग। समझ गए? आपको पता करना है जो बंदा इधर पे खड़ा है ना, ये यहाँ तो सबसे अमीर वाला है। सबसे अमीर वाले के पास कितना भी पैसा हो सकता है, मुझे नहीं मालूम ना वो। हाँ, बट मैं ये पता कर सकता हूँ कि जो टॉप के 5% है उसमें सबसे कम कौन कितना कमाता है। सो आपको पता करना है कि यहां पे जो बंदा खड़ा है उसका एक्स यानी सैलरी क्या है। अब आप सोचो जरा ध्यान से, इस इक्वेशन को देखो। अगर आपको एक्स पता करना है तो डेफिनेटली आपको जेड मालूम होना चाहिए, तभी तो आप एक्स निकाल पाओगे ना। सोचो जरा, दिमाग चलाओ। तो आपको z चाहिए, तो यहां मुझे z कैसे मिलेगा? z निकालने के लिए रिवर्स प्रॉब्लम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि मैं टेबल में देखूंगा ना तो ये एरिया मैं निकाल सकता हूं, ये एरिया मैं निकाल सकता हूं। कब निकाल सकता हूं ये एरिया? अगर मुझे ये वाला z वैल्यू पता हो। बट यार ये वाला z वैल्यू ही तो चाहिए, तो आप एक काम करो, उल्टा प्रॉब्लम करो। आप ये एरिया ही पता कर लो। कोई मुझे बता सकता है ये एरिया कितना है? आप सब बता सकते हो, सोचो जरा। 45%. यस, 45%। क्यों? अगर टोटल 100% है तो ये राइट वाला टोटल कितना होएगा? 50%। उसमें ये 5% अमीर लोग ले गए, तो बचा कितना भाई? 45%। 45% का मतलब क्या होता है? 45/100 मतलब 0.4500। आपको याद है लेक्चर के स्टार्ट में मैं ये आपसे ढूंढवा रहा था, यही रीजन था। अब आपको करना क्या है? 0.4500 एरिया ढूंढना है इसके अंदर। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। सो प्लीज इसके अंदर आप मुझे 0.4500 ढूंढ के दिखाओ। 1.64 और 1.65. याद आया? ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले। Add करना है और उसका ये निकालना है Yes. average. 1.645. 1.64 भी चलेगा और 1.65 भी चलेगा, तो अपन दोनों का एवरेज ले लेंगे। अब वो पूरी कहानी ना यहाँ लिखनी नहीं होती है, यही बेस्ट पार्ट है बेल कर्व का। बेल कर्व में आप जो ये सब दिखा रहे हो ना, इसको बहुत अच्छे से दिखा देना, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है। तो सीधा यहाँ लिखने का 1.645। नो नीड टू राइट एनी डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस, बिकॉज ये चित्र ही सब कुछ बता रहा है, ये खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है। क्लियर है? अब z का वैल्यू आ गया। अब आप जाओगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहां खाली लिख देना टॉप 5% ऐसे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 आप z का ये वैल्यू डाल दो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो z का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 यानी इसमें डाल देता हूं, तो ये हो गया 1.645 x माइनस 3000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये? 250। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जगह मैं यहां बचाना चाहता हूं। 1.645 into 250 is equal to x minus 3000, यानी x क्या हो गया? माइनस 3000 उधर लेके जाओ, प्लस 3000 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करो, ये इंटू ये करके 3000 ऐड कर दो, जल्दी जल्दी कैलसी में। सर मेरे को z का वैल्यू कैसा है वो नहीं समझा. ओके, बताता हूँ एक बार ये कॉपी कर ले। आई मीन ये वैल्यू 3411.25 0.25 ये आ गया। ये है
मिनिमम सैलरी ऑफ टॉप 5% वर्कर। सबको समझ में आया? अब ध्यान देना, ये वाला आंसर शायद अपने आंसर से मैच ना करे। मैं देखता हूं इधर, देखो इसका आंसर क्या है, 3412.5। अपना क्या आया, अलग आया। पता है क्यों अलग आया? क्योंकि उसने क्या किया होगा मालूम है, ये वाले वैल्यू को एवरेज नहीं किया होगा। और आपको अगर याद होगा तो मैंने क्या बोला था, एवरेज करने की जरूरत नहीं है। आप 1.64 लेके करोगे तो भी करेक्ट माना जाएगा, 1.65 लेके करोगे तो भी करेक्ट माना जाएगा। बट मेरे को एकदम एक्यूरेट वाला चाहिए, इसके लिए मैंने एवरेज कर दिया उसका। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, ये एरिया मैं बता देता हूं दोस्त, बाकी लोग इसको फट से कॉपी कर लो। देखो छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ ब्रो, मैं क्या बता रहा था, ये तो समझे ना, ये एरिया कैसे 0.4500 आया। टेबल से z का वैल्यू कैसा है? हाँ, अब ये देखो, अपन टेबल में ना एरिया कैसा निकालते थे, जब z का वैल्यू मालूम रहता था तो अपन क्या करते थे, जब z पता रहता था तो z के सामने अपन एरिया देखते थे, है ना। z का वैल्यू अगर 1.3 है तो उसके सामने ये रहता था मेरा प्रोबेबिलिटी। अब मेरे को उल्टा काम करने का है, मेरे को एरिया मालूम है यानी प्रोबेबिलिटी पता है, तो अपन ना ये पूरे के अंदर ढूंढेंगे, ये जो वैल्यूज है इसके अंदर अपन जाकर ढूंढेंगे कि 0.4500 किधर है। तो अभी ढूंढना पड़ेगा, देखो अभी 0.4, समझ गए ना। तो ये वाला वैल्यू है देखो, और ये वाला वैल्यू, ये क्लोज वैल्यू है, तो 1.6 के सामने और इसके नीचे। अभी क्लियर है ना? क्लियर सर। ओके भाई, इसको लवकर कॉपी कर लो, एकदम चिंदी क्वेश्चन है भाई, और छोटा सा है, फास्ट कॉपी करना। बेल कब, लेकिन अच्छे से बनाना। Done. अरे मगर इसको क्या हो गया, इसको क्या कहा है इसने? आगे बढ़ू क्या? समृद्धि साथ में लिख रही है ना, मतलब आप लोगों को एक चैप्टर लग रहा है थोड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग और लेवल वाला। ये टॉपिक इसके लिए इस गेट में इंक्लूडेड है और अच्छे खासे वेटेज के साथ इंक्लूडेड है। एक दो क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाता है। All right, I think I should सर एक मिनट, ओके। गेम उल्टा हो गया यार, वो लड़की बोल रही थी नहीं लिखने, तो ये बोल रहा था नहीं नहीं लिखेंगे, अभी उल्टा हो रहा है। सर पीडीएफ ही बना के दे दो ना। पीडीएफ तो दे दूंगा ब्रो, लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं हो ना, प्रॉब्लम वो है। एग्जाम के 3-4 दिन पहले सब लोग बोलेंगे अरे ये भूल गया, ये रिवाइज कर दो। अभी इसके आगे तो जो मैं करूंगा उसमें खाली एक कॉपी करने देने वाला हूँ, बाकी सब हम लोग स्क्रीनशॉट पे ही चलाएंगे। इवन जो नेक्स्ट लेक्चर अपना है ना, ये क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग सर वाला। बट अगर आप लिखने का टाइम नहीं दो तो सर आप ज्यादा क्वेश्चन कवर करा पाओगे सर, और आप वैसे भी कुछ क्वेश्चन तो आप स्क्रीनशॉट लेने बोलते हो, इसका मतलब लोगों को लिखना तो पड़ता ही होगा ना। हाँ बट एक आध दो लिख लेते हैं लोग, पूरा लिखने को ना सबके जान पे आती है। सर पर देखा इतने है, तो दिन रहेंगे ना वैसे भी सबके पास, कभी ना कभी तो लिख ही सकते हैं ना। दिन होता है सबके पास। वो बोलते हैं ना, फितरत नहीं होती लिखने की, मन नहीं होता। और ये मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद बोर हुआ करता था। सर तो फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर मतलब आप जो स्क्रीनशॉट लेने बोलते हो फिर वो भी किसी ने नहीं लिखा होगा ना, अगर मन नहीं होता सिमिलर, होगा तो। वो सिमिलर टाइप होता है ना, तो अगर नहीं भी लिखा तो फिर क्या करे, बच्चे की किस्मत पे, और क्या। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो मैं खुद इग्नोर करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो करे लो। बोले 8:30 तक होएगा, 8:30 तक। अच्छा अब चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं जरा। नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन।
हाँ अच्छा, I had to take you back to that particular question. Huh? Let me just see where that question was. वन 185 हाँ 185 पे था ये वाला। किधर गया ये देखो, ये मैंने छोड़ा था ना आप लोगों के लिए। अब मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई तो हाँ बोल दो, याद आ रहा है क्या? वीकली वेजेस वाला याद है ना? हाँ, इसमें लास्ट में देखो क्या पूछा है, अब आप समझ जाओगे। ऑल्सो एस्टिमेट द लोएस्ट वेजेस ऑफ द 100 हाईएस्ट पेड वर्कर्स। समझ गए? कोई नहीं बोल रहा। यस सर। 100 हाईएस्ट पेड वर्कर्स मतलब क्या हो गया? टॉप के 100। अब ध्यान देना, टॉप के 100 से मेरे को मतलब नहीं है ये परसेंट में कितना होगा। तो टोटल वर्कमैन कितने? 1000। उसमें बोल रहा है टॉप के जो 100 है, तो 1000 में से 100 बोले तो कितना होता है भाई? 10%। यस, दैट इज 10%। तो इसका ग्राफ जब बनाओगे तो यहाँ पे, सॉरी ये गंदा बन गया, यहाँ पे ये 10% आपको लेना रहेगा। ये 10% बोले तो ये कितना? 40% बोले तो ये 0.4000। हाईएस्ट 10% हो गया, लोएस्ट 10% बात कर रहे हैं ना हम लोग, लेफ्ट में होगा। नहीं लोवेस्ट नहीं, हाईएस्ट बोला है शायद क्वेश्चन में। लोएस्ट बोला सर। क्या बात कर रहे हो? कुछ भी हाईएस्ट बोला है भाई। लोएस्ट वेजेस सॉरी सर, है ना, मिनिमम सैलरी ऑफ टॉप 5% है ना। अच्छा, इसको अगर उल्टा पूछना हुआ तो क्या पूछेगा वो? मिनिमम वेज या लोएस्ट वेज ऑफ पुअरेस्ट 10% नहीं पूछेगा, क्योंकि लोएस्ट मतलब हो सकता है कर्जे में हो, नेगेटिव में उसके पास हो पैसे, तो उसका हाईएस्ट पूछेगा, ये पूछेगा। मतलब जो सबसे गरीब 10% लोग हैं उसमें सबसे अमीर कौन है, सबसे ज्यादा पैसे। समझ गए ना? यस सर। ओके, तो ये अभी सिमिलर टाइप का हो गया। अब आपको इसका लास्ट वेरिएशन बताता हूं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं क्या बोलूं आपको। क्वेश्चन 5 का ए देखो, दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। 5th का ए, 5th का ए पहले बताऊं या हाँ 5th का ए ही बताता हूं। 5th का ए, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% of items are under 45 and 8% are over 64. Find mean and standard deviation of the distribution. ये लास्ट वाला लाइन मैं रिपीट करता हूं। Find mean and standard deviation of the distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, वो तो ऊपर ही पता चल गया। आप नोटिस करो इसमें अलग क्या हो रहा है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है और डेविएशन और मीन फाइंड करना है। यस, ये एकदम ही अलग टाइप का और लास्ट वेरिएशन हो गया अपना। प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग मीन एंड वेरिएंस, यानी एम एंड एसडी, सॉरी सिग्मा। आपने नोटिस किया होगा आज के लेक्चर में हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको ये दोनों डेटा तो पक्का दिया था। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको यही पूछा गया है, उल्टा हो गया ना सिचुएशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना, एंड दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग। इसमें बेल कर्व को ना एकदम खूबसूरत बनाने का। देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में बोला, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल समथिंग 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 समथिंग। तो मैं यहां बोल देता हूं लेट x be the normal variate with mean। अब मीन दिया नहीं है ना, तो अपन बोल देते हैं m and sd सिग्मा। Therefore कोई क्वेश्चन कोई भी हो, SNV तो मेरे को लिखना ही लिखना है, ये बात तय है। Z is x minus m by sigma। अब पूरा दिमाग से देखना हाँ सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं आपको। यहां पर m और सिग्मा मालूम ही नहीं है, वही दोनों निकालना है। मतलब हाउ मेनी अननोन्स डू वी हैव? 2 अननोन्स आर देयर। 2 अननोन सॉल्व कब होते हैं? जब आपके पास 2 इक्वेशन आए। तो आप समझ गए, आपको 2 इक्वेशन चाहिए। ओके, अगर m और सिग्मा पता करना है मतलब x और z होना चाहिए, तभी जाकर m और सिग्मा आएगा। तो वो पता कैसे करते हैं पता है? वो पता करने के लिए हम लोग बनाएंगे एक बेल कर्व,
और जो डेटा दिया है ना वो डेटा को पूरा प्लॉट करेंगे। ये बेल कर्व थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए होगा। बहुत ध्यान से देखना सब लोग। देखो ये बेल कर्व पहले बना देता हूँ। बेल कर्व थोड़ा अच्छा बनना चाहिए भाई, बोर्ड पे होता तो अच्छा। हाँ बन गया, चलो अच्छा है। ये पॉइंट क्या होता है, z इज इक्वल टू 0, बोले तो x इज इक्वल टू m। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको लेफ्ट बोलूं, सॉरी लेफ्ट बोल रहा हूं, अगर मैं आपके सामने एक वर्ड यूज करूं अंडर या बिलो, ये वर्ड यूज करो, तो आपको लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करनी है। सुनते जाओ। लेकिन अगर मैं ये वर्ड यूज करूं अबव या मोर, ऐसा कोई वर्ड यूज करो, तो आपको राइट साइड से काउंटिंग शुरू करनी है। ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45। ये परसेंट मतलब बेसिकली एरिया हुआ। सॉरी, 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45। अंडर, अंडर बोला है मतलब कहां से काउंटिंग शुरू करूंगा, लेफ्ट से। बोलते रहो भाई, नहीं तो मेरे को पता तो चले लेक्चर चालू है। अंडर 30, समझ नहीं रहा। नहीं अभी नहीं समझेगा, अभी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेगा, रुको। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अगर अंडर वर्ड आया तो लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करेंगे, और अबव वर्ड आया तो राइट से काउंटिंग शुरू करेंगे। इतना ध्यान में रखो बस। अब क्वेश्चन में पढ़ने का कि डेटा क्या दिया है। क्वेश्चन में डेटा दिया है 31%, फिफ्थ का ए, 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45। यहां से 31% काउंटिंग शुरू करो। देखो 0%, 1% काउंटिंग होते जाएगी होते जाएगी होते जाएगी। आपको पता है ये टोटल कितना है, 50% ना। तो 31% कितना आएगा, लगभग इसके आधे से थोड़ा सा ज्यादा। अग्री करते हो? मतलब ये हो गया 31%। अभी सुनते जाओ, धीरे धीरे ये क्वेश्चन समझेगा, एक झटके में नहीं समझ में आने वाला। ये हो गया 31% का डेटा। आपको बोला है 31% आइटम्स आर अंडर 45। ये 45 क्या पता है, वो x का वैल्यू है। जो भी परसेंटेज के बाजू में डेटा दिया रहता है वो हमेशा x का डेटा होता है। ठीक है, सो x मैंने यहां पे ये प्लॉट कर दिया। अब क्वेश्चन बनाने वाला आपको क्या बोल रहा है आगे। क्वेश्चन बनाने वाला बोलता है, एक मिनट, एंड 8% आर ओवर 64। ओवर, अबव, इसका मतलब राइट साइड में। तो राइट साइड में 8%। आपको लगता है ये 50% है तो 8% बहुत बड़ा दिखेगा? नहीं, 8% तो बहुत ही छोटा दिखेगा। ये है ना 8%। मैंने राइट साइड में क्यों किया, क्योंकि ओवर, अबव ये वर्ड यूज किया था। सो आपको बोला है 8% आर अबव 64, यानी ये x क्या है, 64। डेटा कैसे प्लॉट कर रहे हैं, समझ में आया सबको? ओके, अब सुनते जाओ, इसको सॉल्व कैसे करना है। ये मैंने आपको x का वैल्यू दे दी और मैंने परसेंटेज बता दिया। अब इसी का आप अगर z वैल्यू निकाल लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अब ये z वैल्यू पे निकालूंगा कैसे, ऑब्वियसली रिवर्स प्रॉब्लम समझ के। ध्यान से सुनना। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूं। आप मेरे को बताओ, अगर ये 31% है ये, तो ये वाला डेटा कितना होगा, एरिया? 29 19 नहीं, 19% होगा ना, क्योंकि लेफ्ट साइड टोटल 50% होता है ना। तो 50 में से 31 माइनस किया मैंने तो 19 आया। मतलब इसका एरिया कितना है, 0.1900। क्लियर है? अब बताओ ये 8% है तो ये कितना होगा? 42%। बोले तो इसका एरिया होगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.4200। अब ये एरिया आपको जाकर टेबल में ढूंढना है, और ढूंढने पे आपको z का वैल्यू मिलेगा। तो चलो पहले 0.1900 ढूंढते हैं। 0.1900 भाई, 0.19 किधर आएगा, ये जोन में आएगा।
0.1900। अब बताओ भाई, मेरे को नहीं मिल रहा। आई थिंक यही सबसे क्लोज है 0.5 ना? तो ये इसका करस्पॉन्डिंग z क्या है? 0.5 के जस्ट सामने वाला है। सबको समझा? तो मैं आगे बढ़ू। yes sir समझा सर। ओके, तो z का वैल्यू आया 0.5, पर पता है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मेरा z कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में। दिस हैज टू बी नेगेटिव। अगर आपका एरिया आई मीन z वैल्यू लेफ्ट साइड में प्लॉट हो रहा है, सो बाय डिफॉल्ट उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर वो राइट साइड में होगा तो उसको बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? अब ये एरिया देखते हैं 0.4200। चलो 0.4200, 0.4200 आपको दिख गया? मेरे को दिख गया। 1.4 यस, ये वाला एरिया देखो, ये वाला ज्यादा क्लोज है। यस 1.41, ये ज्यादा क्लोज है। चलो तो 1.41 हो गया, तो यहाँ ये z का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1.41। यहाँ इसको भी नेगेटिव डालू? no sir नहीं, ये राइट साइड में है। समझ गए? अब मैंने आपको क्यों बोला यहाँ पे बेल कर्व अच्छे से बनाने का? क्योंकि ये बेल कर्व में ही पूरा कहानी सॉल्व हो गया है। अब आप सोच रहे होगे कि मेरे को m और सिग्मा मिलेगा कैसे? तो यहां से, यहां ध्यान से देखो, केस 1 मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं। आपको ये जो आंसर मिला ना, इसी को उठा के पुट कर दो, और ऐसा लिखने का, एक मिनट यार, when x is 45, z is what? minus 0.5. so go back to equation number 1. आप इक्वेशन नंबर 1 ये जो SNV का फॉर्मूला लिखते हो ना, इसी में ये वैल्यू डाल दो। तो z का वैल्यू क्या है? -0.5, x का वैल्यू है 45 माइनस m अपॉन सिग्मा। सिग्मा इधर लेकर आओ लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा -0.5 सिग्मा इक्वल टू 45 माइनस m। स्क्रॉल डाउन करता हूं जरा सा, माइनस m को लेफ्ट में लेके चले जाओ, सो हो जाएगा प्लस m। बाकी क्या बचा? -0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 45। आप नोटिस करो m और सिग्मा में एक इक्वेशन बन गया है। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर A. Similarly, I'll solve case 2 as well. Now case 2 मतलब जो आपका सेकेंड डेटा ने आंसर दिया वो ये आंसर है। So that means when x is 64, corresponding z value I got as 1.41. So again you go back to equation number 1 and substitute 1.41, x is 64 minus m divided by sigma. सिग्मा लेफ्ट में लेकर आओ, 1.41 सिग्मा इज इक्वल टू 64 माइनस m। माइनस m इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस m, और 1.41 सिग्मा तो ऑलरेडी है। आपको नहीं लगता आपके पास 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स आ गए जिसे कैल्सी में सॉल्व किया जा सकता है? हो गया काम खत्म। सॉल्विंग a एंड b इन कैल्सी। फट से इसको कैल्सी में सॉल्व करके मेरे को आंसर दो। कैल्सी में आता है ना सॉल्व करने के सबको? 9.97 m और 9.94 परफेक्ट, ये आ गया। मतलब देखो, इसको मैं ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, या अप्रोक्सीमेटली चाहिए तो 50 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू 50 एंड दिस आई कैन अप्रोक्सीमेट 10। समझ गए? अप्रोक्सीमेट नहीं करोगे ना तो भी चलता है, बट मैं करके दिखा दे रहा हूँ। बस इसको कैल्सी में साइमल्टेनियस करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसा। समझ गए? यस सर। सर वो दूसरा डेटा 11.58 है। अलग है क्या? 11 पॉइंट, ये सिग्मा का वैल्यू अलग है क्या? 11.5 वही हुआ ना 11.58। अच्छा, अलग है। ओके 11.58 है, तो चलो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 11.5 बोल सकता हूँ, या अप्रोक्सीमेट नहीं ही करना चलेगा। अब सबको ये वाला सिचुएशन समझ में आया? और ये एक क्वेश्चन से समझेगा नहीं है, मैं एक और आपको कराने जा रहा हूं, बट पहले आप इसको देख लो जरा ध्यान से। कॉपी नहीं करना, एक बार देख लो मैंने क्या किया है, खाली देखने को बोल रहा हूं, कॉपी नहीं करना, क्योंकि इमीडिएटली मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। अंडर
लेफ्ट से काउंटिंग चालू किया, 31% अंडर 45 बोला तो 45x होता है। लेफ्ट साइड से मैंने एरिया काउंट किया, 8% अबव 64 बोला तो मैंने राइट साइड से एरिया काउंट किया। ठीक है, समझ गए? अब चलो इस चीज को और अच्छे से दिमाग में डालने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जगह छोटा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Okay, one more question we will see. Not this one. 30 ये तो सेम हो गया। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। चलो ये देख लेते हैं। 13th देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो मैं यहां जाके, क्वेश्चन नंबर क्या था यार, 186 पेज 13, क्वेश्चन नंबर 13 पेज 186। पहले तो मैं यहां आकर पूरी भूमिका तैयार कर देता हूं कि भाई क्या क्या बात हो रही है। मार्क्स की बात हो रही है ना, तो लेट x बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, वो सब लिखो या ना लिखो। हाँ क्या हुआ, किसी कुछ बोला क्या? Which is normally distributed as mean m and sd sigma, therefore snv is z is equal to x minus m by sigma. इक्वेशन नंबर 1। अब चलो क्वेश्चन में चलते हैं। मार्क्स की बात हो रही है, ध्यान रखना। अब बोला इफ 30% ऑफ स्टूडेंट्स गॉट बिलो 35 मार्क्स, बिलो, अंडर, ये सब कहां काउंट होता है भाई? लेफ्ट साइड में। यस, एंड 10% गॉट अबव 60 मार्क्स। समझ रहे हो? अब मैं इसमें, अब ये टाइप का क्वेश्चन लोग बोलते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई? ऐसा 2-2% दिया रहेगा। आप देख रहे हो, अभी पिछला क्वेश्चन देखा, ये भी देखा, आगे और भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, हम लोग सॉल्व इसको नहीं करेंगे पूरा, लेकिन एटलीस्ट समझ लेंगे। तो ये टाइप के क्वेश्चन में आप ये भी समझ चुके हो कि जो है ये बेल कर्व ही है, मेन बेल कर्व ही पूरा दे देता है। क्या? देखो ये हो गया z इज इक्वल टू 0, बन x इज इक्वल टू m। रोहित भाई ध्यान देना, घर पे बाद में बात करो। बेल कर्व बना देता हूं। ओके, अब क्या बोला था? 30%, यार याद दिलाओ यार, पीछे जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगा। 30% बोला था ना, 30% स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो कितना मार्क्स? 35, बिलो 35 मार्क्स। तो 30% बिलो बोला है, हाँ, तो यानी लेफ्ट से काउंटिंग होगी। 30% बोले तो इससे 50 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अभी अपन ने 31% लिया था, ये 30% है और क्या। सो ये हुआ 30%। ठीक है, बिलो कितना मार्क्स बोला है? 35 मार्क्स, यानी वो x हो गया। अब आप समझे ना, x मैंने मार्क्स लिया है तो वो 35 मार्क्स दिया है, बेसिकली x का वैल्यू दिया रहता है। ओके, और फिर क्या बोला है? 10% अबव कितना? 60 अबव बोला है। अबव मतलब राइट साइड। 10% बोले तो बहुत कम लोग। सो ये 10% लोग हैं जिन्होंने अबव 60 का मार्क्स लेकर आए हैं। सो दैट इज x इज इक्वल टू 60। अब इसको सॉल्व कैसे करने का? जैसा मैंने आपको बताया। कैसे बताया? ये 30% है तो ये कितना होगा ब्रो? 20%। बोले तो 0.2000 है ना, 20/100 कर दिया ये एरिया। इसका करस्पॉन्डिंग z आप ढूंढोगे। वैसे ही ये 10% है तो ये कितना होएगा? 40%। बोले तो 0.4000। इसका करस्पॉन्डिंग z ढूंढोगे, वो यहां पे आएगा। ये वाला पॉजिटिव होएगा, ये नेगेटिव होएगा, काम खत्म, लाडू संपले। अब 0.200 के लिए चलो देख लेते हैं अपन, मैं भी चलता हूं। 0.200, देखो ये दोनों क्लोज है, देख रहे हो? ये वाला ज्यादा क्लोज कौन सा है दोनों में से? मेरे को लगता है ये वाला ज्यादा क्लोज है, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा समझो, 15 कम है, ये 19 ज्यादा है। अरे यार,
अरे भाई बोलो, Yes, sir. Yes, sir. बराबर ना। सो 0.52 आया भी हो जाते हैं, म्यूट अनम्यूट करने को पता नहीं क्या जाता है। 0.52 ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। ओके, पॉजिटिव रहेगा। चलो आगे बढ़ता हूँ, कुछ रॉन्ग नहीं हो रहा है। Sir, 0.4 negative. बड़ी मुश्किल से एक ने अनम्यूट किया। 0.4000 0.4000 लौकर 0.4000 0.4000 0.4000। हाँ हाँ मिला मेरे को। देखो ये वैल्यू ज्यादा नजदीक है, दिख रहा है। Yes, sir. दैट इज 1.28 1.28 और ये रहेगा पॉजिटिव। नाउ डू यू वांट मी टू शो दैट कैलकुलेशन पार्ट? चलो ये एक कर ही देता हूं फटाफट। केस 1 फट से करता हूं, डोंट वरी, टाइम नहीं लगेगा। सर When- फिर इसके आंसर में 3 चीज क्यों दिया आपने, अगर 2 ही चीज निकालना है तो? नहीं उसने क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है आगे, वो हमने आगे पढ़ा नहीं है ना अभी। देखो ये when x is this, ये वाला डेटा यूज कर रहा हूं। सो फ्रॉम 1 आप जाकर इक्वेशन 1 मतलब यही अपना ये वाला SNV, इसमें पुट करोगे तो z का वैल्यू क्या आया -0.52, x का वैल्यू क्या आया 35 माइनस m डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा इधर आ जाएगा -0.52 सिग्मा इज इक्वल टू 35 माइनस m उधर लेके जाओ प्लस m हो गया -0.52 सिग्मा इज इक्वल टू 35। ये बना एक प्यारा सा इक्वेशन। वैसे ही आप केस 2 डाल दो। केस 2 will be when x is equal to 60। अरे यार आज मैंने बोला था जल्दी छोड़ूंगा, तो टाइम उतना ही हो गया। z क्या हो गया 1.28। so let's go back to equation number 1। so z का वैल्यू 1.28 आ गया, x का वैल्यू है 60 माइनस m अपॉन सिग्मा। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई 1.28 सिग्मा इज इक्वल टू 60 माइनस m इधर लेकर आओ प्लस m हो गया। अब ये दोनों को कैल्सी में सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन a, ये इक्वेशन b, सॉल्विंग a एंड b। वैल्यू बता दो, सॉल्व करके बताओ, उधर से जीक्यू में से मत उठाना। 13.88. क्या 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 m का 42.22. ओके 13.88. 13.88 ना। ओके अब ये वैल्यूज मेरे को आ गई। अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है उसने, बट वो चीज आपको ऑलरेडी आती है। देखो क्या पूछा है, फाइंड द मीन एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। मीन निकालना और तो एसडी तो निकाल ही लिया अपन ने। एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स बिटवीन 40 एंड 50। भाई ये अपना पहले टाइप का क्वेश्चन है, 40 और 50 के बीच का चाहिए एवरेज, आई मीन मार्क्स। तो समझ गए ना। हाँ सर। तो z का अपना फॉर्मूला लिख देने का, x माइनस m और सिग्मा आपको आ चुका है। फिर एक बार 40 डालो, एक बार 50 डालो, दोनों के बीच का एरिया निकालो। ओकेज। चलो अब एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, लेकिन उसको पूरा नहीं सॉल्व करूंगा। उसमें सिर्फ मैं बेल कर्व बताऊंगा, और वो अपना एक तरह से समझो थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें, इसके लिए मैं बताने जा रहा हूं। और वो है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट पार्टीशन कर दूं इधर पहले, और फिर मैं आपको एक रियल लाइफ एप्लीकेशन भी दिखाता हूं, हाउ एक्चुअली दिस टॉपिक इज यूज्ड। तो उसमें डिटेल में समझ तो नहीं पाओगे, लेकिन एटलीस्ट फीलिंग आएगा एक। देखो एक क्वेश्चन है जिसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ ये 12th आंसर देखना। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 7% of items are under 35 and 89% of the items are under 63। पहली बात तो समझ में आ गया ना ये टाइप का क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे होता है। फिर उसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम सिलेक्टेड एट रैंडम लाइज बिटवीन 45 एंड 56। आपको पता है ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, 45 से 56 के बीच का आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। वो कब आता है, जब मीन और एसडी पता हो ना। दिया है क्या मीन और एसडी? नहीं दिया है, तो अपने को वो निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये डेटा दिया है। ओके तो मैं इस क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 12 पेज 186, इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बेल कर्व आपको बताता हूं। बेल कर्व बता दिया तो आप समझ ही जाओगे।
ओके ये होता है z इज इक्वल टू 0, बोले तो x इज इक्वल टू m। चलो अब क्या बोला है उसने, 7% ऑफ, ध्यान से पढ़ना, उसने बोला 7% ऑफ आइटम्स आर अंडर 35। अंडर काउंटिंग किधर से चालू करूं, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। ओके 7% बोला है। अभी 7% बोले तो एकदम छोटू सा हुआ ना, इतू सा ही होएगा। ये रहा 7%, ठीक है। और अंडर व्हाट, अंडर क्या था? 63 ना, 35। अब उसके बाद क्या बोला है देखो, वो इंटरेस्टिंग है, वो देखकर थोड़ा देखते हैं कंफ्यूज होते हो कि नहीं आप लोग। फिर आगे बोला है एंड 89% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 63। फिर से अंडर बोला, और परसेंट कितना है? 89। अंडर बोला तो काउंटिंग लेफ्ट से होएगा बंटा, ध्यान में रखना, और 89% काउंट करना है। बोलो कैसे काउंट करूं? इधर से आपको शुरू करना है, 89% जाने का है, तो मैं इधर से जाऊंगा 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 जाऊंगा, यहां तक कितना हुआ? 50। यहां तक 50 हुआ। अब मेरे को जाना कितना है? 89 जाने का, मतलब समझ गए? अभी इधर से 39 और जाने का है आगे, बोलो ना। Yes, sir. यस तो मतलब 39% और आगे जाना है। मतलब मान लो ये पूरे को आप शेड करके मत दिखाना, तो बहुत गंदा हो जाएगा। अपन शेड सिर्फ इतना इंच करेंगे, ओनली दिस मच। Now we know that the complete travel from this to this particular place is actually 89%, but we already know कि ये लेफ्ट साइड वाला कितना होता है? 50%। तो यहां जो मैंने शेड किया ये कितना रहेगा? 39% ना। और अंडर क्या बोला था? अंडर 63 बोला था। अब इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा? यहां पे आप लोग अभी भी सोच रहे होगे कि 50% को शेड क्यों नहीं किया। मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई जब मैं टेबल वैल्यू देखने जाऊंगा तो मेरे को यही तो मिलेगा, यही तो मिलता है अपने को टेबल में, ठीक है। इसके लिए सिर्फ इतना ही करने का। अब बोलो 7% ये है, तो ये कितना होगा? 43%, यानी ये हो गया 0.4300। आप टेबल में जाके 0.4300 ढूंढ डालो। 0.4300 ढूंढते हैं, चलो भाई। 0.4300 मेरे को मिल गया, आपको मिला? 1.48। यस 1.48। तो यहाँ x का वैल्यू, सॉरी z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.48। लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। अब ये वाला z तो राइट साइड में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और ये 39% के लिए है, तो ध्यान दीजिएगा ये आ रहा है, यहाँ पे मैं हाईलाइटेड अलग कलर में लिखता हूँ, 39% यानी 0.3900। इसके लिए एरिया चाहिए। ओके यहाँ इसको मिटा देता हूँ ताकि वो दिखे। 0.3900। चलो 0.3900 जाके ढूंढते हैं। 0.3900 मेरे को मिल गया। 1.3। क्या क्या क्या? 1.23. यस 1.23 से। सो 1.23 आ गया। अब समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है किसी को ये टाइप में? अब ये आपको डेटा मिल गया, केस 1 केस 2 करके चिपका डालो क्वेश्चन। सर हमेशा एक लेफ्ट और एक राइट में होगा क्या? ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, अपने को हो सकता है किसी क्वेश्चन में दोनों राइट में दे दे या दोनों लेफ्ट तो में दे वैसे दे। एक टाइप भी बताओ ना। वैसा क्वेश्चन अपने जीक्यू में दिया ही नहीं है ना, नहीं तो मैं बता देता। एग्जाम में आता नहीं है क्या वैसा? आता नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो डिफिकल्ट होता है। अब आप सोचो ना, अगर आपको, चलो मैं बना देता हूँ ना, अगर आपको ऐसा बोला कि 10% गॉट अबव 64, तो ये हो गया 10% गॉट अबव 64, बट 32% गॉट अबव समथिंग, तो ये 32% हो जाएगा। कितना? ये टोटल। बट मैं शेड इसको नहीं करूंगा, फिर मैं किसको करूंगा शेड? समझ गए हो क्या? ये अब ये अगर 32% बोला है तो ये कितना होगा? 18%। तो इसके लिए आपको z आ जाएगा, इसके लिए तो z आएगा ही, ये 10 है यानी ये 40%। तो उसमें कैसा है कि z का दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ये एग्जाम में ज्यादा करके लोग ऐसा दोनों साइड वाला क्यों देते हैं? ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। वन साइडेड वाला तो इजी होता है समझने को।
सब लोग समझ गए अभी? कोई डाउट किसी को? सर वो 89% वाला कॉन्सेप्ट एक बार बता दो ना। हाँ 89 वाला देखो क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था 89% आइटम्स आर अंडर। सो अंडर वर्ड देख के अपने को लेफ्ट साइड से चालू करने का है। सो जब मैं यहां से ट्रेवल अपना शुरू कर रहा हूं, मैं यहां से मूव कर रहा हूं, तो 89% कहां पर आएगा? ये तो सिर्फ 50% ही हुआ, तो 89 के लिए मेरे को 39 तक परसेंट तक आगे जाना पड़ेगा। बट जब मैं लिख रहा था तो लिखते टाइम मैंने सिर्फ इतने को कंसीडर किया 39%। क्यों? क्योंकि 50% तो हम सबको मालूम है कि ये 50% होता है, तो टेबल का तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं, वो आंसर तो देगा। तो इसके लिए ये बात दिमाग में रखना कि कभी भी आपका परसेंटेज 50 से ज्यादा दिया रहेगा तो आप हमेशा उसको 50 से सब्ट्रैक्ट करके समझोगे। मतलब मान लो अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता 74% आइटम्स आर अबव 52, अबव बोला ना तो मैं राइट साइड से काउंटिंग करता। 74% में मतलब मैं कहां तक जाता? ये है 50, उसके आगे कितना जाता मैं? 24। 24, तब ये मैं 24 ले लेता। आप समझ गए? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। सो अब आप लोगों को मैं ये पीडीएफ बना के भेज देता हूं। देखो ये लास्ट वाला अपने को कॉपी करने का टाइम तो नहीं मिला, मैं चाहता तो था ये कॉपी कर लो, बट आप लोगों ने इसका इंपॉर्टेंस समझ लिया है। तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर खत्म होने के बाद ये पीडीएफ मिलते ही आप लोग इसको पक्का कॉपी करेंगे। तो मेरे को बस थोड़ा सा टाइम देना, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको अभी भेजता हूँ। ये पीडीएफ में पूरा ही बना देता हूँ, पीडीएफ में वो भी आएगा, क्या बोलते हैं उसको, ये था ना, एक मिनट यहाँ खोल के देख लेता हूँ ना। पोजॉन भी चालू किया था शायद मैंने इधर। अच्छा थोड़ा सा ये भी है, टेलर्स लॉरेंस भी है। सर न्यू नहीं बना सकते क्या? न्यू बनाने के लिए इसको डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट किया तो ये भाई गायब ही हो जाएगा पूरा। तो ये भी रहने दो ना, अच्छा ही है। तो एक काम करता हूँ, मैं टेलर लॉरेंट उड़ा देता हूँ, फर्स्ट वाला। सर रहने दो ना, पूरा मिल गया तो भी चलेगा ना। अच्छा चलो पूरा ही बना देता हूँ। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, डेस्कटॉप, INFT। आज का लेक्चर क्या है? आज का 19th अप्रैल। प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, रुकना, हाँ जाना नहीं। भेज देता हूँ, नहीं तो फिर ये बात में मिस हो जाएगा। वो व्हाट्सएप पे भेजोगे ना? नहीं नहीं, इस पे चैट बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। व्हाट्सएप पे भी WhatsApp डाल दूंगा, वाले लेकिन सब लोग व्हाट्सएप पे है नहीं ना, मतलब उस ग्रुप में सब लोग नहीं होंगे ना शायद, तो मैं इसमें चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, बाद में उस पे भी डाल दूंगा, डोंट वरी। चलो हो गया, एक मिनट चैट बॉक्स में जाते हैं। डेस्कटॉप, क्या नाम रखा था अपन ने? INFT प्रोबेबिलिटी हाँ 9। ये है ना। हाँ। अरे एक को ही जा रहा है। अच्छा हाँ, अरे हाँ भूल गया, वो रियल एग्जांपल भी बताना था यार। चलो टाइम खत्म हो गया यार, एक्चुअली मैंने गलती से ना सिर्फ जॉन को भेज दिया, एवरीवन को करना है ना। एवरीवन इन वेटिंग रूम कौन चला गया भाई? एक सेकेंड, हाँ भेज रहा हूँ। आया क्या सबको? एक्नॉलेज कर दो एक बार, और डाउनलोड करके देख लो भाई आया क्या। 6.2 MB फाइल है उसका। हाँ सर आ गया। सर फोन पे इसमें नहीं दिख रहा है। लैपटॉप पे आ गया। लैपटॉप पे आया रहेगा, फोन वालों को शायद नहीं आएगा, तो वो ग्रुप पे डाल मैं देता हूँ ना व्हाट्सएप मैं। भी डाल दूंगा। हाँ हाँ वो ग्रुप पे डाल देता हूँ। सर आपने बीच में कुछ ये दिया था, मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए थे कुछ, तो वो टाइम पे एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। हाँ मैंने ये बोला था कि वेडनेसडे को आपको एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए आना है। सब लोग ये वापस सुन लो भाई, वेडनेसडे को आपको एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए आना है। एक्स्ट्रा लेक्चर क्या होगा अपना, आई मीन क्या, ये सैम्पलिंग वाला पार्ट हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद
का शेड्यूल कैसे होने वाला है, मैं जल्दी खत्म करने के लिए बैच को, वो वेडनेसडे को बताऊंगा. सो वेडनेसडे यू गाइस हैव टू कम एट 6 o'clock, 6 PM. ठीक है, वही 3 hours का लेक्चर होगा. 6 PM पे आना है. रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स में आया होगा, नया रजिस्ट्रेशन लिंक, तो वो रजिस्ट्रेशन कर लोगे आप. इस लिंक पे नहीं आना, गलती से ये वाले लिंक पे मत चले आना. वो वाले लिंक रजिस्टर करो और उस पे ज्वाइन करना. ठीक है, चलो आज तो टाइम खत्म हो गया यार. वो मैं एग्जांपल जो बोल रहा था ना, रियल लाइफ एग्जांपल, वो आपको नेक्स्ट टाइम ही बताता हूँ. बहुत अच्छा एग्जांपल है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. तो आज हम लोग रुकते हैं यहीं पे. ठीक है, अब जिनका हो गया जा सकते हैं. हाँ जी, हाँ बोलो ना. सर मैंने व्हाट्सएप क्या 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 आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन में दे 3 क्वेश्चन सर कि अच्छा, आपने मैसेज किया है क्या? हाँ वो पोजॉन ने भेजा था ना शायद. आपका आवाज बम हो रहा है भाई.